बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी और इसके आगे के क्वेश्चन है जो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड है, जो पोषण के बेस्ड फोर्थ है जो यहाँ पे आपका आज का सेशन है। टोटल मिला के हम यहाँ पे 12 से 14 सेशन आपके इस तरीके से न्यूट्रिशन के रहेंगे, पोषण के रहेंगे। आफ्टर दैट आपको इसी तरीके से जो चीज़ें नई नई ऐड यहाँ पे की जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लास्ट जो मैंने कहा था कि इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, तो यहाँ पर था कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है एक तरीके से इसको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में थे विटामिन ए, सी, डी या फिर ई। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे शरीर में 2 तरीके के विटामिन हैं जो ज़रूरी हैं। एक होता है फैट सॉल्यूबल, मतलब होता है वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है पानी में घुलनशील। अब यहाँ पर जो विटामिन है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इनको कहा जाता है। अब जो वसा में घुलनशील है वो ए, डी, ई एंड एक होता है विटामिन के। अब बचता है विटामिन सी और बचते हैं विटामिन बी कैटेगरी के विटामिन। ए होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। अब हमारे शरीर में जो सिंथेसाइज्ड होने वाला विटामिन है वो होता है विटामिन डी। सिंथेसाइज्ड का मतलब है आपको जो है जो डायरेक्टली विटामिन डी डायरेक्टली आपको सन से है जो मिलेगा, सूर्य की किरणों से मिलेगा। जो सुबह की धूप होती है 9-10 बजे तक की धूप, उसके बाद की धूप हानिकारक होती है, बट जो 9 बजे तक की धूप होती है वो बहुत ही अच्छी धूप होती है। तो यदि हम एज पर आप बात करते हैं तो नाउअडेज सबको विटामिन डी की कमी है जो निकल आती है, और सैचेट फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आपको विटामिन डी है जो कैल्सीफेरॉल की टैबलेट आती है उसके तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो विटामिन डी है वो क्या होगा हमारे शरीर में वाई स्किन के थ्रू है जो एब्जॉर्ब होगा। फिर है आज का क्वेश्चन, PEM इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन कैन अफेक्ट द। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन का मतलब है जो माताएं अपने बच्चे को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं, तो यहाँ पर उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण क्या हो सकता है? ग्रोथ ऑफ फीटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फीटस, सर्वाइवल रेट ऑफ द फीटस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि गर्भवती महिलाओं में और लैक्टेटिंग मदर में यदि कुपोषण होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है कुपोषण, और यदि इन महिलाओं में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, तो यदि गर्भ में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब माँ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, वो तो बच्चे को भी अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फीटस, तो ये फीटस को, वही मैंने कहा कि फीटस की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, बच्चे में भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, और यदि बच्चा गर्भ में है तो उसके सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? फिर है हमारा क्वेश्चन, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ। तो यहाँ पर यदि गर्भावस्था के दौरान यदि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? फर्स्ट थिंग, यदि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है तो उसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसको कहा जाता है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कहा है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान यदि डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छे से, तो क्या होगा? प्री इक्लेम्सिया, अर्ली डिलीवरी, सिजेरियन बर्थ। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये सब क्यों हो सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, आपने प्रॉपर तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, मधुमेह को कंट्रोल नहीं किया, प्री इक्लेम्सिया होगा। प्री इक्लेम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, लेकिन इस ब्लड प्रेशर के साथ में पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेंगे। प्रोटीन यूरिया होगा, मतलब यूरिन में प्रोटीन रहेगा। स्वेलिंग होगी, आपको हेडेक होगा। अब जब प्री एक्लेम्सिया मैनेज नहीं हो पाएगा तो एक्लेम्सिया आएगा, और जिसको आप झटके कहते हैं या कन्वर्जन कहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये होने के चांसेस हैं। यहाँ पर जब आपका ब्लड शुगर लेवल है जो स्पाइक होता है तो आपका बीपी भी बढ़ेगा। अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस रहेंगे। अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यदि माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या है? डायबिटीज़ है।
सिजेरियन बर्थ होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, तो बच्चों का वजन 4 kg तक, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका वजन 4 किलोग्राम तक हो जाता है और उसको नॉर्मल बायोवेजाइनल डिलीवरी के बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है तो ये सभी चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे। याद रखिए आप लोग, मैंने रीज़न भी बताया क्यों कैसे होंगे। प्री एक्लेम्सिया इसलिए होगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, साथ ही साथ बीपी भी आपका हाई हो जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत कठिन हो जाती हैं। अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस होंगे, मतलब समय से पहले। जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी का, वो होता है 37 हफ्तों का। लेकिन यदि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यदि गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ है तो समय से पहले भी डिलीवरी हो सकती है। सिजेरियन बर्थ क्यों होगा? क्योंकि जिन माँओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, उनके बच्चे 4 किलोग्राम से ज़्यादा के तक बच्चे होते हैं, तो उनको नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन, साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इंक्लूड। तो गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में क्या शामिल है? अम्बिलिकल कॉर्ड में यदि इन्फेक्शन होता है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? बेस अपीयर्स रेड और स्वालोइन, कंटिन्यूअस टू ब्लीड, ऊज सेलोइस और वाइट पस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं? इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं? रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, वहाँ पर गर्माहट भी होगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है और पस निकलेगी। क्या है? पस निकलेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर डिलीवरी के बाद 5 से 6 दिन में, विदिन 1 वीक में अपने आप गिर जाती है, बट इन केस वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होता है तो स्वेलिंग होगी और रेडनेस होगी, जनरली है जो ड्राइनेस टाइप की धीरे धीरे होने लगती है 1-2 दिन में, ब्लीडिंग भी हो सकती है, साथ में आपको पीली या फिर सफ़ेद कलर की पस भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। फिर है हमारा क्वेश्चन, द काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो जो काला अजहर प्रोग्राम है कब लाया गया था? 1980 से 1981 के बीच में, 1990 से 1991 के बीच में, 2000 से 2001 या फिर 2006 से 2011। काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था कब? तो काला अजहर जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब लाया गया था? तो काला अजहर का जो प्रोग्राम लाया गया था 1990 से 1991 के बीच में। किसके बीच में? काला अजहर प्रोग्राम 1990 से 1991 के बीच में आया था। एक याद रखें क्या है? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। लीशमानिया, यहाँ पर प्रोटोजोआ का नाम दिया है लीशमानिया, यहाँ पर इसका नाम याद रखिए। प्रोटोजोअल जो पैरासाइट है लीशमानिया, इसका क्या है? कॉजेटिव एजेंट है और ये फैलेगा कैसे? बाय सैंड फ्लाई के बाइट करने के कारण। अभी प्रोटोजोआ है इस सैंड फ्लाई में रहेगा, उसके थ्रू जब सैंड फ्लाई आपको काटेगी तब काला अजहर होने के चांसेस रहेंगे। तो याद रखिए कैसे फैलेगा? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है और यहाँ पर ये सैंड फ्लाई के द्वारा होगा। अब जो प्रोटोजोअल पैरासाइट है वो क्या है? वो है लीशमानिया। इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम आया था वो आया था 1990 से 1991 के बीच में। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच डेफिशिएंसी डिसीज हैज़ बीन कॉल्ड द डिसीज ऑफ 3Ds। 3D वाली डिसीज़ कौन सी है भैया? जिस बीमारी में 3Ds हैं जो इंक्लूड रहते हैं। ए होती है विटामिन की कमी के कारण। ऑप्शन में है स्कर्वी, वेरी, पेलाग्रा या फिर रिकेट्स। तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी के कारण। याद रखिए जो यहाँ पे 3Ds वाली डिसीज़ पूछी है वो मैं आपको बताती हूँ, बट जो फर्स्ट है स्कर्वी होती है सी की कमी से। फिर बी वेरी, पेलाग्रा इसको कहा जाता है नियासिन। क्या है? नियासिन। नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा। और पेलाग्रा में जो 3D है वो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। पहला तो होता है डायरिया। क्या है? डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस।
क्या है, डर्मेटाइटिस। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखने में उतना प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप में। तो यहाँ पर डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तो ये 3 डी है, उनके नाम क्या है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और यदि चौथा डी जुड़ जाए तो वो कहलाता है डेथ। यदि यहाँ पे चौथा डी और जोड़ दें तो वो होता है डेथ। फिर लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका रिकेट्स। तो रिकेट्स होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो पेलाग्रा है 3D हुआ, किसकी कमी के कारण हुआ, नियासिन की कमी के कारण। विटामिन बी कैटेगरी का विटामिन है नियासिन, इसकी कमी के कारण होगा पेलाग्रा। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस इसके 3Ds हैं। लास्ट 4D इंक्लूड होता है तो वो होगा डेथ। फिर है हमारा क्वेश्चन, प्रोटीन डेफिशिएंसी में कॉज। तो प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, खांसी होगी, जलना होगा, मसल वास्टिंग होगी या इरिटेशन होगा, जलन प्लस खुजली होगी। तो यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी मसल्स अफेक्ट होंगी। रीजन मसल्स को बिल्डअप करने के लिए लोग बाहर से तक प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन की टैबलेट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर पीते हैं, बहुत सारे प्रोटीन वाले आइटम खाते हैं। लेकिन जब वही प्रोटीन हमारे शरीर में कम होगा तो अफेक्ट किसको भी करेगा, मसल्स को ही करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा, मसल वास्टिंग, प्रोटीन की कमी से पेशी क्षय हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्रोप्रिएट एज रेंज टू कंसीव विदाउट रिस्क फॉर अनडिजायरेबल आउटकम इज। अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक आइडियल एज की बात की गई है। आइडियल एज तो आज कल है जो कोई भी मानता ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग शादी ही बहुत 35, 36 आफ्टर 30 के बाद ही करते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो अब यहाँ पर एज पर मेडिकल साइंस के कंसीव करने के लिए एक आइडियल एज क्या होगी, जिसके कारण जो बच्चा होता है उसमें या माँ के लिए किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 17 से 30 साल तक, 20 से 35 साल, 25 से 40 साल या 25 से 50 साल। तो यहाँ पर जो एक आइडियल एज कंसीडर की गई है एज पर एग्ज़ाम के लिए वो होती है 20 से 35 साल। कितनी, 20 से 35 साल। यहाँ पे इसके बहुत सारे जो लोग ट्रेनिंग में गए हों हॉस्पिटल, उन्होंने तो देखा ही होगा कि यदि माँ की उम्र कम है, माँ की उम्र कम है तो माँ को एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बच्चे भी एनीमिक पैदा हो सकता है, और माँ को और है जो साइकोलॉजिकल और मेंटल और फिजिकल तीनों तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन माँ यदि 20 साल से लेके 35 साल की उम्र के बीच की है तो माँ को एक आइडियल एज कंसीडर तो की ही जाती है। साथ ही साथ इस दौरान है जो हमारी ओवरी हेल्दी एग है जो रिलीज़ करती हैं, जिसके कारण जो फर्टिलाइजेशन भी होता है तो वो यहाँ पे एक सही शॉट रहेगा। तो यहाँ पर 20 से 35 साल है जो गर्भधारण करने के लिए सबसे अच्छी एज कंसीडर की गई है। आफ्टर 35 साल के बाद यदि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यदि वो प्रॉपर फिजिकली फिट हैं, एक्टिव हैं, तो 40 साल भी उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन यदि आप फिजिकली फिट नहीं है, सुस्त दुरुस्त आपकी लाइफ स्टाइल है, तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हाई BP होने के चांसेस भी हैं, प्लेसेंटा का नीचे खिसकना भी कॉमन हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हो सकती हैं। फिर है क्वेश्चन, इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ऑब्जर्व्ड। यदि बच्चा मरासमस से पीड़ित है तो उसमें क्या है जो कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, वाटरी डायरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मरासमस वाले बच्चे में आपको बच्चा बिल्कुल कुपोषण का ही एक टाइप है, कुपोषण का ही एक टाइप है। तो मरासमस वाला बच्चे में टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, रीजन बॉडी पर फैट नहीं होगा। जब हमारे शरीर पर फैट नहीं होता है तो टेम्परेचर है जो क्या रहता है हमारा, हमेशा कम रहता है। आपने देखा होगा जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है कंपेयर टू मोटे लोगों के, हेल्दी जो मोटे हैं, ताजे हट्टे कट्टे उनके। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी पर जो फैट होता है तो वो आपके टेम्परेचर को हैंडल तो कर ही लेगा। डिहाइड्रेट रहेगा बच्चा, निर्जलीकरण यहाँ पे होगा, दस्त लगेंगे, उसको कुछ भी खाएगा वो पचा ही नहीं पाएगा, डायरिया होगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मरासमस वाले बच्चों को हॉस्पिटल में NRC सेक्शन होता है तो वहाँ पे उनकी केयर की जाती है यदि बच्चा है जो सीवियरली मरासमस से पीड़ित हो जाता है तब। नेक्स्ट वन,
द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्टर्ड एट 9 months ऑफ एज अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन इज। तो 9 महीने की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाने वाली विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? तो 59 मंथ की एज तक है जो यहाँ पे विटामिन ए दी जाती है, लेकिन पहला डोज दिया जाता है खसरे के टीके के साथ में ही। खसरे का टीका दिया जाता है जब बच्चे की उम्र 9 महीने कंप्लीट हो गई हो। तो अब ओरली जब बच्चे को विटामिन ए दिया जाना है, मीजल्स वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से, याद रखिए सबक्यूटेनियस रूट से मीजल्स वैक्सीन दी जाएगी, खसरे का टीका दिया जाएगा 9 महीने कंप्लीट होने के बाद। अब इसके बाद 3 महीने का है जो गैप दिया जाएगा नेक्स्ट डोज देने के लिए। तो अब यहाँ पर जो 9 महीने की आयु पे खसरे की वैक्सीन दी जा रही है उस टाइम पर विटामिन ए भी साथ में दिया जाना है। तो जो डोज होगा वो होगा 1 लाख IU। कितना? 1 लाख IU। फिर है क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टिफाइड अगेंस्ट एन एजेंट इज नोन एज। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस बताना है आपको जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पावरफुल हो जाता है। वो क्या पोषण है, प्रतिरक्षीकरण है, इनोक्यूलेशन है या फिर माल न्यूट्रिशन है। तो ये क्या कहलाएगा? तो जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो जाए, और वो सक्षम हुआ है कि आपको बाहर से कुछ एजेंट एडमिनिस्टर किए गए हैं, तो वो कहलाता है इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज revised nutritional norms in ICDS since February 2009. The energy and protein should be given to the pregnant woman and lactating mother are। तो जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो फरवरी 2009 में रिवाइज हुआ है प्रोग्राम के नॉर्म्स, तो एज पर दैट जो एनर्जी और प्रोटीन का अमाउंट है गर्भवती महिलाओं में और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती स्तनपान कराती हैं उनमें कितना प्रोटीन और ऊर्जा दी जा रही है। एनर्जी 200 किलो कैलोरी है और प्रोटीन 10 से 12 ग्राम है। एनर्जी 400 किलो कैलोरीज है और प्रोटीन 10 से 12 ग्राम। और फिर है एनर्जी 600 किलो कैलोरी, प्रोटीन 18 से 20 ग्राम। एनर्जी 900 किलो कैलोरी, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम। तो याद रखें ICDS में फरवरी 2009 में जो चेंज किए गए थे, तो इसके अकॉर्डिंग जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो माएँ अपने बच्चों को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं, उनमें जो अमाउंट था वो था एनर्जी का 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन का 18 से 20 ग्राम। याद रखें दोनों चीज़ें पूछी, एनर्जी का अमाउंट पूछा है तो 600 किलो कैलोरीज और प्रोटीन का 18 से 20 ग्राम तक। फिर है क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG जो वैक्सीन है मैंने आपको कई बार पढ़ाया है मेडिकल एंड नर्सेज हब पर। तो BCG दी जाती है टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक बार लगवाई तो 20 साल तक का तो यहाँ पे प्रिवेंशन आपको हो जाता है। BCG ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलाई कालमेटी-ग्यूरिन। क्या है? ये है बेसिलस कालमेटी-ग्यूरिन है जो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। याद रखिए आप लोग BCG का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कालमेटी-ग्यूरिन। नेक्स्ट वन इज डिसीज प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीनेशन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर। तो जो कौन सी बीमारी है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड है, वैक्सीन ऐड है? डिप्थीरिया की, पोलियो की, टीबी की या फिर सभी की? तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें सभी वैक्सीन इंक्लूडेड हैं। क्या है? ये सभी वैक्सीन यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है। फिर है हमारा क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल द NRHM हैज़ अ मिशन स्टीयरिंग ग्रुप हेडेड बाय द। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है, तो जिसका MSG मिशन स्टीयरिंग ग्रुप है किसके द्वारा चलाया जाता है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, यूनियन सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों के। तो याद रखिए जितनी भी जो NRHM प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाँ, यहाँ पर ये बात अलग है कि जो NHM है नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और NHM है जो
यहाँ पर स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन एज पर स्टेट वाइज इसका है जो क्या है फिर अलग अलग यहाँ पे इनके डायरेक्टर हैं, मॉनिटर करने वाले हैं। लेकिन इसका जो पूरा मिशन स्टीयरिंग ग्रुप है वो किसके पास है? वो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास में। नेक्स्ट वन, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में किसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, सुंदरता का, कपड़ों का, कि सोने का, नींद के पैटर्न का। तो ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस का अच्छा खासा यदि हम बात करते हैं तो वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होगा। वो ऐसा इसलिए होगा कि जब आपकी सोसाइटी तो ठीक, जब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तब आप अपने बच्चे को या घर में परिवार को वो सब चीज़ें भरण पोषण करवा पाएंगे। यदि नाउअडेज ये कहने की बात है कि पैसे नहीं हैं तो आप जो चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकल के देखते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस डिसाइड होता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से। सुंदर कितने भी रह लो, खाने पीने नहीं मिलेगा कि आपकी सुंदरता लंबे टाइम चलेगी। पैसे नहीं है तो आप कपड़े कहाँ से ला के पहन लोगे? भूखे रहोगे तो नींद कैसे आएगी? तो यहाँ पर वही है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द फीटस व्हेन मदर यूज ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो यदि माता ने अपनी गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान क्या किया है? माता ने गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स ली हैं, मादक पदार्थ लिए हैं, तो बच्चे में क्या हो सकता है? क्या प्रीटर्म बर्थ होगा, अंडरसाइज्ड हेड एंड बॉडी, फिजिकल मालफॉर्मेशन, या फिर सब कुछ हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर पूछता है कि आप क्या शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर रीज़न पता है क्या है उसका? माँ को तो जो अफेक्ट कर रहा पहले से ही कर रहा, बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। समय से पहला पैदा होने का मतलब है 37 हफ्ते जो एक एज है, एक एवरेज एज है प्रेगनेंसी के लिए, टर्म प्रेगनेंसी जो कहलाती है। तो 37 हफ्ते के पहले बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा समय से पहले पैदा होगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, अंडरसाइज्ड हेड एंड बॉडी, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होगा, जिसको स्मॉल फॉर डेड बेबीज़ भी कहते हैं हम, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज भी कह सकते हैं हम। फिजिकल मॉलफॉर्मेशन होने के चांसेस भी रहेंगे। जब कोई भी ड्रग्स माँ को अफेक्ट करेगी तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को भी अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव। फिर है हमारा क्वेश्चन, क्वासिओरकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वासिओरकर किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन एनर्जी की, कैल्शियम की, आयरन की, थायामिन की कमी के कारण। तो क्वासिओरकर होता है प्रोटीन और एनर्जी की कमी के कारण। तो याद रखिए, क्वासिओरकर मरासमस ये टाइप हैं किसके? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन। तो NRHM की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है ICDS कंप्राइजेस। तो ICDS का गठन किसको मिलाकर होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 में लाई गई थी। इसी के तहत हर एक गांव में, हर एक जगह पे आंगनवाड़ी सेंटर ओपन किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन रहेगा? आंगनवाड़ी वर्कर होंगे, हेल्पर होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे जिसको CDPO कहते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी है जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, या फिर सभी। तो ICDS में ऐसा नहीं कि अब आंगनबाड़ी ओपन हो गई तो उसको चलाने वाले भी तो चाहिए बड़े लेवल से। जब छोटे लेवल पे बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोअर कैटेगरी पे बात आएगी। ऐसा नहीं कि ओनली ICDS गांव में आंगनवाड़ी केंद्र खुल गया तो वहीं बस सब मैनेज होगा, बाहर से चीज़ें आती हैं सभी।
तो यहाँ पर ICDS में सब रहेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर होगी, हेल्पर होगा, सुपरवाइज़र होगा। ये कहाँ पे होगा? आंगनवाड़ी सेंटर पे। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम सभी चीज़ों को चेक करते रहें, जो भी ज़रूरतें हैं उनकी कंप्लीट है जो करते रहें। फिर है ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स अबाउट, तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना आयरन होता है? 6.34 mg ऑफ आयरन, 4.24 mg ऑफ आयरन, 3.34 या फिर 2.24। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इक्वल टू 3.34 ग्राम ऑफ आयरन, mg ऑफ आयरन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में होता है 3.34 मिलीग्राम आयरन। फिर है आइडियल बॉडी वेट ऑफ फुल टर्म इन्फेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ शुड बी, तो यदि यहाँ पे देखिए एक आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए यदि फुल टर्म इन्फेंट पैदा होता है तब। फुल टर्म का मतलब है 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट किया जाएगा 37 हफ्ते तक। तो यदि 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक के बाद डिलीवरी हुई है तो वो कहलाता है फुल टर्म बेबी। और फुल टर्म बेबी का जन्म के समय आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए? 2.2 kg, 3.2, 4.2, 5.2। तो यदि 2.2 होता है तो ये कहलाएगा लो बर्थ वेट बेबीज़ में ही एक तरीके से जाएगा। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 kg से कम होता है तो ये बच्चे कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबी। यदि 4.2 है तो ये मैक्रोसोमिक हो जाएंगे, मतलब लार्ज साइज बेबी होंगे। और ये होते हैं जिन माँओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ हुआ हो या अदर कॉम्प्लिकेशन हो। तो एक हम आइडियल वेट की बात करते हैं तो वो होता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का बच्चा जन्म के समय पैदा होता है तो नॉर्मल फुल टर्म आइडियल वेट है जो बेबी कंसीडर होगा। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में 2.5 नहीं है तो यहाँ पे 2.2 करेंगे तो लो बर्थ वेट होगा, 4.2 करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो एक आइडियल कंसीडर यहाँ पे होगा 3.2 kg तक। क्लियर है? नेक्स्ट इज द मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी साइन अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन आर, तो जो बच्चे प्री स्कूल चिल्ड्रन है, प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब होता है जिनकी उम्र 3 से 6 साल हो। जो बच्चे LKG के हैं, नर्सरी के हैं, UKG के हैं, जो प्री स्कूल बच्चे हैं मतलब 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं तो उनमें क्या होने के चांसेस होंगे? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन A की कमी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी या फिर सभी। तो जो बच्चे प्री स्कूलर होते हैं 3 से 6 साल के उनमें सब कुछ होने के चांसेस हैं। नाउअडेज रीज़न कुपोषण, इसलिए बच्चे प्रॉपर खाते पीते नहीं। अब नाउअडेज तो अवेलेबिलिटी है तो अभी नहीं खाते पीते हैं। विटामिन A की कमी होना, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी होना, तो ये सभी चीज़ों की कमी हो सकती है। नेक्स्ट वन, बूस्टर डोज ऑफ विच वैक्सीन गिवन ओरली। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा सा दिया है कि बूस्टर डोज है लेकिन ओरल दिया जा रहा है। तो हेपेटाइटिस B कभी भी ओरल नहीं दिया जाता है, इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, मसल्स में दिया जाता है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये भी इंट्रामस्कुलर है। टिटनस भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मतलब मसल्स में दिया जाता है। पोलियो, पोलियो का बूस्टर डोज है जो ओरल दिया जाता है। ओरल 2 बूंद जिंदगी की 5 साल की उम्र तक, कितना 5 साल की उम्र तक है जो दिया जाता है। बाकी तीनों हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये तीनों कैसे दी जाती हैं? इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, विच प्रोग्राम इज नॉट कवर्ड अंडर द ICDS स्कीम। तो ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंडिया की स्कीम है, वर्ल्ड वाइड नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड नहीं है, इंडिया की स्कीम है। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, WHO यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, बाकी सब होंगे। नेक्स्ट है
रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कॉड लिवर ऑयल, कैबेज, सीरियल्स, पल्सेस। ध्यान रखिए विटामिन डी कौन सा विटामिन है? फैट सॉल्यूबल विटामिन है, सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जब ये फैट सॉल्यूबल है तो ना आपको पत्ता गोभी, अनाज, दालों इन सब से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा मछली के तेल से। किससे? मछली के तेल से, जिसको आप कॉड लिवर ऑयल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, निमोनिया इज यूजुअली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। तो निमोनिया किसके कारण होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, दोनों से या किसी से नहीं। निमोनिया में होता क्या है कि जो आपके लंग्स में छोटे छोटे यहाँ पे क्या है हमारे एल्वियोलाई है, उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसकी जगह पे पानी भर जाता है। क्या होगा? पानी भरेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका रीज़न बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे घातक होता है हमेशा, क्योंकि कोविड में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जान गई, कोविड के कारण तो गई, साथ में उनको निमोनिया भी हो रहा था, लंग्स ही सबसे पहले डैमेज हो रहे थे। तो यहाँ पर दोनों रीजन इसके हो सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्क्यूटो। तो इनमें से मॉस्क्यूटो से क्या नहीं फैलता है, संचारित नहीं होगा? फाइलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया या फिर काला अजहर। तो फाइलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, तीनों मच्छर के काटने से होगा। काला अजहर होता है सैंड फ्लाई से, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। सैंड फ्लाई में जो लीशमानिया नाम का प्रोटोजोअल पैरासाइट है उसके द्वारा, तो काला अजहर होता है सैंड फ्लाइट के बाइट करने से। बाकी फाइलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया मच्छरों से। नेक्स्ट वन इज अ मिनरल दैट द बॉडी नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो हमारे शरीर में किस खनिज की ज़रूरत है जिसके कारण हमारी हड्डियाँ स्वस्थ और मजबूत रहे? सोडियम की, पोटेशियम की, आयरन की कि कैल्शियम की? तो हमारे शरीर में हड्डियों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। इनमें से कौन सा है जो एक डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड का मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, डाई मतलब डबल, और एक तरीके कार्बोहाइड्रेट ही है। तो लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो डाइसैकेराइड है यहाँ पर क्या? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। आपने बहुत सारे लोगों में, बच्चों में सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है, जिसके कारण वो मिल्क या मिल्क के बने प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, तो वही लैक्टोज है। नेक्स्ट वन, डाइट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चाइल्ड शुड कंटेन। तो बच्चे को यदि कुपोषण है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो उसके आहार में क्या होना चाहिए? हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, या दोनों, या लो प्रोटीन। तो यहाँ पर बच्चे को यदि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मतलब उसको कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए, तो आपका आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबव। तो आई होप सो कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।